चलिए, आज गुजरात के एक ऐसे पेचीदा मामले की परतें खोलते हैं जिसमें अपराध और राजनीति का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। ये कहानी शुरू तो एक पुलिस इनकाउंटर से होती है, लेकिन पहुंचती है एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र तक। तो बात है 26 नवंबर 2005 की रात की। जगह थी अहमदाबाद। गुजरात और राजस्थान पुलिस की एक जॉइंट टीम एक कथित गैंगस्टर को मार गिराती है और उसका नाम था सोहराबुद्दीन शेख। अब देखिए, ये मामला शुरू तो एक शख्स की मौत से होता है, लेकिन बहुत जल्द ही ये गंभीर आरोपों के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये सच में एक पुलिस एनकाउंटर था या फिर कुछ और। इस पूरी कहानी के सेंटर में है सोहराबुद्दीन शेख की पहचान। मतलब वो था कौन, क्योंकि पुलिस ने कुछ और कहा और बाद में जांच एजेंसियों ने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने रखी। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ गुजरात पुलिस का ये दावा था कि सोहराबुद्दीन एक खतरनाक आतंकवादी है जो मुख्यमंत्री को मारने आया था। लेकिन जब सीबीआई ने इस केस की जांच की तो पूरी कहानी ही पलट गई। सीबीआई ने कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक लोकल गैंगस्टर था। सीबीआई के मुताबिक ये पूरा मामला आतंकवाद से जुड़ा था ही नहीं। असल में जांच में जो खुलासा हुआ वो ये था कि एक ऑर्गेनाइज्ड वसूली रैकेट था। तो सीबीआई का मेन आरोप ये था कि ये पूरा खेल आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक वसूली के लिए चल रहा था। एक ऐसा नेक्सस जिसमें कथित तौर पर नेता, पुलिस ऑफिसर्स और क्रिमिनल्स सब शामिल थे। और सीबीआई ने दावा किया कि ये पूरा सिस्टम एक टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था। मतलब कथित तौर पर ऑर्डर सबसे ऊपर से आता था, जिसे आईपीएस अफसर आगे बढ़ाते थे और फिर जमीन पर सोहराबुद्दीन का गैंग उस काम को अंजाम देता था। इससे होता ये था कि जो टॉप पर बैठे लोग हैं वो सीधे तौर पर क्राइम से दूर रहते थे। अब इस कथित रैकेट का एक जीता जागता उदाहरण है पॉपुलर बिल्डर्स फायरिंग का केस। बिल्डर के मालिक ने सीबीआई को जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया और ये कहा गया कि या तो पैसे दो या सोहराबुद्दीन की तरह मारे जाओगे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सोहराबुद्दीन इस पूरी मशीन का इतना ज़रूरी पुर्जा था तो फिर उसे ही क्यों ख़त्म कर दिया गया। जब जांच आगे बढ़ी तो उसकी हत्या के पीछे एक नहीं बल्कि दो बहुत ही पावरफुल वजह सामने आई। पहली थ्योरी ये थी कि सोहराबुद्दीन अब एक लायबिलिटी, मतलब एक बोझ बन गया था। हुआ ये कि उसने कथित तौर पर अपने आकाओं से पूछे बिना राजस्थान की एक बहुत पावरफुल मार्बल लॉबी से वसूली करने की कोशिश की। ये बात जब ऊपर तक पहुंची तो हंगामा हो गया और वहीं से उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया गया। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक थियरी थी। एक और वजह थी जो इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक थी, और वो इस पूरे मामले को एक बड़े पॉलिटिकल साजिश से जोड़ती है। और यहीं से ये केस एक गैंगस्टर के एनकाउंटर से बढ़कर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ जाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हरेन पांड्या को जानना जरूरी है। वो गुजरात बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता थे, पूर्व गृह मंत्री, और उन्हें उस वक्त के मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल राइवल भी माना जाता था। साल 2003 में रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। अब सालों बाद 2018 में सोहराबुद्दीन के एक साथी आजम खान ने कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने दावा किया कि सोहराबुद्दीन ने खुद उससे बताया था कि हरेन पांड्या की हत्या उसी ने की थी और इस काम के लिए उसे डीजी बंजारा से पैसे मिले थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही थी, है ना? आरोप ये था कि सोहराबुद्दीन को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हरेन पांड्या की हत्या के राज को जानता था। वो एक ऐसी कड़ी था जिसे अगर चुप नहीं कराया जाता तो कई बड़े लोग मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोहराबुद्दीन की मौत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो मौतों के एक सिलसिले की बस शुरुआत थी। इसके बाद केस से जुड़े एक एक गवाह को रास्ते से हटाया गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 26 नवंबर को सोहराबुद्दीन मारा जाता है। ठीक 3 दिन बाद उसकी पत्नी और इस केस की सबसे अहम गवाह कौसर बी की भी हत्या कर दी जाती है। और फिर करीब 1 साल बाद उसका साथी और एक और गवाह तुलसीराम प्रजापति पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। एक पैटर्न साफ नजर आता है। तो सोहराबुद्दीन मामले ने एक बहुत गहरे नेक्सस का पर्दाफाश तो किया, लेकिन वो एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है।
आखिर हरेन पांड्या की हत्या का आदेश किसने दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी धुंध में कहीं खोया हुआ है।